ठीक है। वो भैया नहीं आए दूसरे वाले? वो हाँ, कहाँ चल गई ये? मैसेज तो डाला था उन्होंने राधे राधे करके। चलो मैं एक बार और भेज देता हूँ उनको। आओ तो देख लीजिएगा। आपका माइक म्यूट कर लीजिए। जी जी। चलिए ठीक है, वो तो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, हो जाएंगे ज्वाइन। अरे हाँ, तो वो तो फ़ोन उठा नहीं रहे हैं, हो जाएंगे कक्षा में ज्वाइन। ठीक है, तो इसको मैंने सही कर दिया है, तो आज से आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर दी जाएगी इंस्टेंट। और तो हमने कितना क्या करा था? ये क्या कि हमने कल लिखा था, तो ग्रह से दृश्य दिग्बली, ग्रहों के धातु प्रकृति, ग्रहों के तत्व, ग्रहों की जाति, ग्रहों की दिशा, राशियों की दिशा और बल के प्रकार, उच्च राशि और नीच राशि ग्रहों की। ठीक है, जी इतना लिखा था आचार्य जी। तो अभी तक हमने जितना भी लिखा है, जितना जो कुछ भी करा है, वो हम लगातार 3 दिन तक उसको वापस से रिपीट करेंगे, ताकि एक बार रिवीजन भी हो जाए हमारा और एक बार रिकॉर्डिंग हो जाए सभी की, तो सब लोग एक बार वापस से सुन सकते हैं उसको। तो राशियों के नाम लिखवा ही दिए हैं, सबके पास में है। जी आचार्य जी। राशि ग्रहों के नाम हैं,
नक्षत्रों के नाम सभी के पास में है, राशि स्वामी भी है और नक्षत्र स्वामी भी सभी के पास में है। फिर इसके बाद में क्या लिख और रहा था? आचार्य जी ग्रह मैत्री। विश्वोत्तरी दशा है, हम्म विश्वोत्तरी दशा, चौदहवीं दशा है, फिर ग्रह के शुभत्व है, अशुभत्व है, ग्रह की दृष्टि है। हम्म फिर जो आचार्य ग्रह की पर्सनल दृष्टि है, जैसे मंगल ग्रह है, हम्म चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव को देखता है। हम्म और जो गुरु है वो पंचम, सप्तम और नवम भाव पर दृष्टि डालता है। और शनि है अपने स्थान से तृतीय, सप्तम और दशम भाव पर दृष्टि डालता है। और बाकी जो ग्रह है वो सबकी सातवीं दृष्टि होती है। और आचार्य जी नैसर्गिक मैत्री लिखवा दी थी, तात्कालिक मैत्री, फिर पंचदा मैत्री, फिर राशियों का स्थिर स्वभाव, फिर राशियों के तत्व लिखाया था। और आचार्य जी वो लिखा था विशेष कुंडली के प्रथम भाव के 15 से लेकर सप्तम भाव के 15 से जातक के शरीर का सीधा भाग देखते हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड वाला। फिर हाँ। द्वादश भाव के कारतत्व लिखवाए थे आचार्य जी। उसके पे राशियों का स्थिर स्वभाव है, राशि के तत्व के बारे में है, फिर राशियों का टाइटल है। और फिर आचार्य जी ग्रहों के कारक तत्व लिखवाए थे, फिर बल के प्रकार से ग्रहों के उच्च राशि और नीच राशि, फिर जो शुभ ग्रह से दृष्ट ग्रह दिग्बली होते हैं, ग्रहों के मूल और त्रिकोण राशि, ग्रहों का भार और प्रकृति, ग्रहों के तत्व, ग्रहों की जाति, ग्रहों की दिशा और राशियों की दिशा। इतनी आचार्य जी सब करवाया कंप्लीट आपने। ठीक है। तो कल हमने जितना भी करवाया है उतना हम एक बार देख लेते हैं। जी एक बार सभी चीज़ों को मैं रिपीट करता हुआ चलूँगा, आप मुझे बताते रहना कि क्या क्या हमने करवा दिया है, ठीक है? तो राशियों के नाम और उनके स्वामी के नाम हम पहले स्टार्ट करेंगे। मेष राशि के स्वामी मंगल। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र। मिथुन राशि के स्वामी बुध। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा। सिंह राशि के स्वामी सूर्य देवता। तुला राशि के स्वामी तुला राशि के शुक्र। और कन्या राशि के बुध। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल। धनु राशि के स्वामी गुरु। मकर के शनि। कुंभ के शनि और मीन के गुरु। ठीक है। अब नक्षत्रों के नाम, एक बार पहले मैं नक्षत्रों के नाम बोलूँगा और कृतिका नक्षत्र से आप देख लेना डायरेक्ट सूर्य से लेकर के कहाँ तक वो स्वामी ग्रहों के नाम आ रहे हैं। पहले मैं नक्षत्रों के नाम बोल रहा हूँ। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। जी अब
कृतिका नक्षत्र से लेकर क्रमशः स्वामी ग्रहों के नाम इस प्रकार हैं: सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु और शुक्र। यह स्वामी ग्रह विंशोत्तरी मत के अनुसार हैं। अष्टोत्तरी मत के अनुसार आर्द्रा नक्षत्र से लेके 4 नक्षत्र तक सूर्य का, उसके बाद के अगले 3 नक्षत्रों तक चंद्रमा का, उसके अगले 4 नक्षत्रों तक मंगल का, उसके अगले 3 नक्षत्रों तक बुध का, उसके अगले 4 नक्षत्रों तक शनि का, शनि, उसके अगले 3 नक्षत्रों तक गुरु का, गुरु, उसके अगले 4 नक्षत्रों तक राहु का, उसके अगले 3 नक्षत्रों तक शुक्र का। शुक्र। इस तरह से यह अष्टोत्तरी मत से स्वामी होते हैं। अब हम बात करते हैं नैसर्गिक मैत्री की। नैसर्गिक मैत्री की हम बात करेंगे तो सूर्य के मित्र ग्रह कौन कौन से हैं? चंद्रमा, मंगल, गुरु आचार्य जी। और आचार्य जी शत्रु है शनि और शुक्र। जी आचार्य जी। समग्रह सूर्य के समग्रह चंद्रमा, मंगल और गुरु, और सम है बुध। शत्रु और शत्रु है शनि और शुक्र। ठीक है, शनि और शुक्र। ठीक है। और चंद्रमा के मित्र ग्रह कौन से हैं? सूर्य, बुध। समग्रह है मंगल, गुरु, शुक्र, शनि। और शत्रु ग्रह कोई नहीं है आचार्य जी। ठीक है। मंगल ग्रह के मित्र ग्रह सूर्य, चंद्रमा, गुरु। समग्रह कौन से हैं? शुक्र और शनि। शत्रु ग्रह बुध आचार्य जी। बुध के मित्र ग्रह सूर्य, शुक्र और राहु। क्या है? बुध के समग्रह मंगल, गुरु, शनि। और बुध के शत्रु ग्रह चंद्रमा। गुरु के मित्र ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल। गुरु के समग्रह शनि। गुरु के शत्रु ग्रह शुक्र, बुध। ठीक है। शुक्र के मित्र ग्रह शुक्र के मित्र है शनि और बुध। शुक्र के समग्रह मंगल, गुरु। शुक्र के शत्रु ग्रह सूर्य, चंद्रमा। शनि के मित्र ग्रह बुध और शुक्र। शनि के समग्रह गुरु। शनि के शत्रु ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल। ठीक है। राहु के नहीं लिखवाए हैं और केतु के भी नहीं लिखवाए हैं, है ना? दोनों के नहीं लिखवाए हैं। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं तात्कालिक मैत्री की ओर। तात्कालिक मैत्री जिस भाव में जिस ग्रह का देखना है ना, जिस
किसी ग्रह का देखना है तो उस ग्रह, वह ग्रह देखो कि कहाँ पर है, किस भाव में बैठा है। गुरुदेव के सवाल था। हेलो। हाँ जी, पूछिए। थोड़ा सा मैं, हाँ 2 मिनट में आपका समय लूंगा। जैसे नैसर्गिक मैत्री जो अपन ने लिखी थी, उसमें जैसे सूर्य के मित्र ग्रह है चंद्र मंगल गुरु। हाँ, ठीक है। हाँ। अब चंद्र के मित्र गुरु सूर्य है, वो सही है, ठीक है। मंगल के सूर्य है, वो ठीक है। अब इसमें क्या है कि मंगल गुरु। अरे सुनिए मेरी बात, आप कंफ्यूज मत होइए, मैं समझ गया आपकी बात क्या कहना चाह रहे हो। वहाँ पर सम में लिखा होगा, है ना, उसमें वो चंद्रमा के में सम में लिखा होगा, है ना। तो वो ऐसा है, देखिए वो ऐसा है कि जैसे 2 व्यक्ति हैं, समझिएगा इस बात को। 2 व्यक्ति हैं, किसी का नाम जैसे कि राम है और शत्रुघ्न है, ठीक है। भाई शत्रुघ्न भी राम को अच्छा मानता है ना, लेकिन शत्रुघ्न का किसके साथ में सबसे ज़्यादा मिलाप है? भरत के साथ। भरत के साथ में। तो उन दोनों का ज़्यादा रहेगा, है ना। लेकिन भरत का किसका सबसे ज़्यादा है? राम से है ना। वो शत्रुघ्न से उतना तो नहीं करता जितना वो राम से करता है। अच्छा, ठीक है ना। आ गए समझ में। आ गए। अब जैसे कि थोड़ा सा कंफ्यूज में यही हो रहा था। देखिए, जरूरी नहीं है आपको किसी से जितना प्रेम हो उसको भी आपसे उतना ही प्रेम हो, है ना। ये जरूरी नहीं है। हो भी सकता है वो शत्रुता भी ले ले, लेकिन वो शत्रुता ना लेकर के वो आपके प्रेम के होने के कारण वो थोड़ा संभाव रखता है, मतलब थोड़ा सा वैर भाव भी उसके अंदर मौजूद होता है, ऐसी बात नहीं है। फिर भी आपकी वो रिस्पेक्ट करना जानता है, ठीक है। हाँ, तो क्या था हमारा तात्कालिक मैत्री। ग्रह जिस भाव में बैठा हो उस भाव से 2, 3, 4, 10, 11, 12 भाव में बैठे हुए ग्रहों को अपना मित्र कहता है। शत्रु ग्रह कैसे देखते हैं? तात्कालिक शत्रु ग्रह, तो ग्रह जिस भाव में बैठा हो उस भाव से प्रथम, पंचम, छठा, 7वां, 8वां, 9वां इन भावों में बैठे हुए ग्रहों को अपना शत्रु कहता है, ठीक है। तात्कालिक मैत्री का हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं पंचधा मैत्री की ओर। एक चार्ट बनवाया था, है ना। तो जैसा इसमें है, जैसे हमने माना कि नैसर्गिक में कोई ग्रह मित्र है और तात्कालिक में भी मित्र है, तो उन दोनों का मित्र मित्र मिलकर के क्या हो जाएगा पंचधा मैत्री में? अधिमित्र, अधिक मित्र। और हमने माना कि नैसर्गिक में कोई ग्रह मित्र है और तात्कालिक में शत्रु है, तो पंचधा मैत्री में क्या हो जाएगा? समग्रह। नैसर्गिक में समग्रह है और तात्कालिक में मित्र है, तो पंचधा मैत्री में मित्र हो जाएगा। नैसर्गिक में समग्रह है और तात्कालिक में शत्रु ग्रह है, तो मिलकर के क्या बनेगा ये पंचधा मैत्री में? शत्रु ग्रह। नैसर्गिक में शत्रु है और तात्कालिक में भी शत्रु है, तो पंचधा मैत्री में मिल जाकर के क्या बन जाएगा? अधिशत्रु, ठीक है। तो इस तरह से ये पंचधा मैत्री हो जाती है। पंचधा का अर्थ होता है 5 प्रकार की, 5 तरह की मैत्री होना।
अधिमित्र, मित्र, सम, शत्रु और अधिशत्रु। ठीक है, मैत्री का हो गया। अब आगे क्या है प्रांजल बताइए। आचार्य राशियों का स्थिर चर स्वभाव। हाँ, राशियों का स्थिर चर, स्थिर और द्विस्वभाव, इसकी परिभाषा हमने लिखवाई थी। राशियों की चर आदि की स्थिति देखने की विधि है ना, ऐसा कुछ हमने लिखवाया था। तो इस विधि में यह है, मेष आदि राशियां क्रमशः चर, स्थिर और द्विस्वभाव होती हैं। जैसे मेष राशि चर होगी, वृषभ राशि स्थिर होगी और मिथुन राशि द्विस्वभाव की होगी। फिर से वही क्रम चलेगा, कर्क राशि से, कर्क राशि चर, सिंह स्थिर, कन्या द्विस्वभाव, तुला चर, वृश्चिक स्थिर, धनु द्विस्वभाव, मकर चर, कुंभ स्थिर, मीन द्विस्वभाव। ठीक है, आगे राशियों की दिशा। राशियों की दिशा में लिखवाया है, राशियों की दिशा जानने की विधि। राशियों की दिशा जानने की विधि कुछ इस प्रकार से है। मेष आदि राशियां क्रमशः पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर दिशा की होती हैं। जैसे मुझे वो दिशा, एक सेकंड जी, हेलो, मैं कह रहा था जैसे कि राशि का स्वभाव और तत्व तो लिखवाए थे, लेकिन राशि की दिशा का लिखवाई आपने। राशि की दिशा नहीं लिखवाई? नहीं लिखवाई थी, तो इसमें आपने तत्व लिखा है और 26 तारीख को लिखवाई थी जब ये आए नहीं थे। अच्छा, ये आए नहीं थे उस टाइम। आचार्य जी, हाँ हाँ, 26 तारीख को लिखवाया गया था आचार्य जी, ये आए नहीं थे भैया। अच्छा अच्छा, तो आप लिख लीजिए प्रेम जी। हाँ जी, थोड़ा सा आचार्य जी। जी, क्या फिर आप व्हाट्सएप कर दे चीजें बना के, जितना कार्य हमने सिखाया चीजें बना के भेज देंगे, तो उसे देख के लिख लेंगे ये। ठीक 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 है, आप ना, तो आप ऐसा करिए कि PDF हाँ ग्रुप में आप डाल देना, एक बार हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, है ना। हाँ, आप रिवीजन करवा दीजिए, बाद में भेज देंगे तो भैया। ठीक है। जी। और क्या ही था, हाँ प्रेम जी, आपको एक बात और मैं सूचित करना चाहूँगा कि अगले 5 दिनों तक 2 टाइम कक्षा लगने वाली है। एक तो यही टाइम रहेगा 6:30 से 7:30 सुबह का, और रात को 8 से 9 तक का। ठीक है, तो आज रात को आपको कक्षा में जुड़ना है। कोई इशू नहीं रहेगा? आज रहेगा, आज से ही चालू है, फ्री होगा वो बात है ना। आज से तो सभी लोग फ्री हो चुके हैं। ठीक है, तो राशियों की दिशाएं हैं किस प्रकार से। मेष आदि राशियां क्रमशः पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर दिशा की होती हैं। जैसे मेष राशि पूर्व दिशा की, वृषभ राशि दक्षिण दिशा की, मिथुन राशि पश्चिम दिशा की, कर्क राशि दक्षिण दिशा की। पुनः यही क्रम चलेगा, सिंह राशि पूर्व की, कन्या दक्षिण, तुला पश्चिम, वृश्चिक दक्षिण उत्तर, धनु पूर्व, मकर दक्षिण, कुंभ पश्चिम और मीन उत्तर दिशा की होती हैं।
अच्छा गुरुदेव, जैसे थोड़ा सा इसमें दिशा का क्या मतलब रहता है, इसमें राशियों का राशियों की दिशाओं का अर्थ ये होता है कि इससे हम दिशा का पता लगाते हैं कि किस दिशा में कोई सी वस्तु है, या तो है ना, ये, या फिर आपकी नौकरी कहाँ पर किस दिशा में लगेगी, आपका विवाह किस दिशा में होगा, है ना। इन चीज़ों को, इस तरह की दिशा वाले जो प्रश्न होते हैं उनको जानने में हम राशियों की दिशाओं का पता करते हैं। और ग्रहों की दिशा भी होती है तो उनका भी हमें देखना होता है। ठीक है, और कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ प्रांजल जी, आगे का बताइए क्या क्या है। और अच्छा जी, राशियों के तत्व हैं। हाँ, राशियों के तत्व। राशियों के तत्व जानने की विधि कुछ इस प्रकार है। मेष आदि राशियाँ क्रमशः अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल तत्व की होती हैं। जैसे मेष राशि अग्नि तत्व की, वृषभ राशि पृथ्वी तत्व की, मिथुन राशि जल तत्व की, अग्नि, पृथ्वी, वायु, है ना, वायु तत्व की होती है। मिथुन राशि वायु तत्व की होती है और कर्क राशि जल तत्व की होती है। सिंह अग्नि, कन्या पृथ्वी, तुला वायु, वृश्चिक जल, धनु अग्नि, मकर पृथ्वी, कुंभ वायु, मीन जल तत्व। ये इस प्रकार से राशियों के तत्व होते हैं। थोड़ा सा तत्व के बारे में ये पूछना था कि जैसे उदाहरण के तौर पर मेष अग्नि तत्व है, तो इससे क्या संबंध है, मतलब उसका स्वभाव अग्नि जैसा रहेगा? अग्नि या जैसा ही रहेगा। रहता है इसका क्या? जिसका जैसा तत्व है उसका वैसा ही स्वभाव रहेगा। मतलब जो राशि का जातक होगा उसका स्वभाव उस जैसे रहेगा। हाँ, एक तो राशि से भी इफेक्ट पड़ता है और हमें ये भी देखना होता है कि लग्न में कौन सी राशि है। क्योंकि स्वभाव हम किससे देखते हैं? लग्न से, प्रथम भाव से। हाँ। तो इफेक्ट तो उससे भी पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा सा आपके जैसे तत्व है, थोड़ा सा इनका समझा सकते हैं। जैसे अग्नि का समझ में आ गया है तो तेज कर रहा है, जलन, लेकिन पृथ्वी का तो सूचक होता है कि जल का किसका होता है, वायु का किसका होता है। चलिए अभी तो मैं रिवीजन आप लोगों को करवा देता हूँ। अब ये जो तत्वों का जो स्वभाव है इसको थोड़ा सा हम डीप में समझेंगे कि किस तरह से इसका विश्लेषण किया जाता है ना। और आज मैं लिखवा दूंगा। अभी थोड़ा सा रिवीजन और कर लेते हैं, कितना क्या बच रहा है। लगभग हो जाना चाहिए वैसे, है ना। या तो आज की रात की कक्षा में या फिर कल सुबह की कक्षा में आप लोगों को अग्नि आदि तत्वों के स्वभाव और उनका किस तरह से क्या हम विश्लेषण करते हैं वो भी आपको लोगों को बता दूंगा। अगला क्या है? अगला है जैसे वो प्रथम भाव के 15 से लेकर सप्तम भाव के 15 तक जातक के शरीर का सीधा भाग देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हम ये समझेंगे कि कुंडली को हमने क्या करा, 2 भागों में बांट दिया बीच में से। अब एक भाव कितने अंश का होता है? तो 30 अंश का होता है। तो डायरेक्टली जैसे ही हम बीच में से उसको काटेंगे तो 15 इधर, लग्न का 15 भाग सीधा हाथ तरफ आएगा और 15 अंश जो है वो उल्टे हाथ तरफ आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से जो भी जिस भाव के बारे में, जैसे मस्तिष्क के बारे में लिखा गया है, तो मस्तिष्क का केवल 0 डिग्री से लेके तो 15 अंश तक
0 डिग्री से लेके तो 15 अंश तक जो भी हम देखेंगे वो किस भाव के द्वारा देखा जाए, कौन सा मस्तिष्क रहेगा, उल्टा रहेगा या फिर सीधा रहेगा? बताइए। इस कक्षा में तो आप सभी थे। जी आचार्य जी। लग्न में कोई सा ये भी आचार्य ग्रह। जी जैसे हम्म ये आचार्य जी लग्न में तो रहेगा, जब मतलब जैसे सिर है तो सिर मस्तिष्क में रहेगा ना आचार्य जी, सीधे से। हाँ, मस्तिष्क में ये तो रहेगा। लग्न में मस्तिष्क का मस्तिष्क कौन सा में भाग, रहेगा। सीधा भाग होगा या फिर उल्टा भाग होगा? ये आचार्य जी तो बीच में रहेगा। कौन सा, उल्टे में? नहीं नहीं, हम्म तो आचार्य जी से मतलब प्रथम से वो 0 डिग्री से लेके 15 अंश तक जैसे आचार्य जी बीच में रहेगा, बीच में बिल्कुल बीचों बीच में। नहीं नहीं नहीं, बीचों बीच में नहीं रहेगा। या तो ये वाला भाग होगा मस्तिष्क का या फिर ये वाला भाग होगा। कौन सा, सीधा या फिर उल्टा? जी देखो, सीधा रहेगा आचार्य। आपको परिभाषा क्या लिखवाई है कि लग्न के 15 अंश से लेके, है ना, 15 या फिर 16 अंश से लेके, तो सप्तम 15 अंश से लेकर सप्तम भाव के 15 अंश 15 तक अंश जहाँ तक। हाँ सीधा भाग देखते हैं। तो बात आ रही है हमारी 0 डिग्री से 15 अंश तक। तो कौन सा भाग आ गया? सीधा भाग तो है ही नहीं, उल्टा भाग है ये। उल्टा ही ना? उल्टा यार, हमारे हिसाब से आचार्य जी सीधा आएगा। क्यों? तो आचार्य जी प्रथम भाव के 15 से लेकर सप्तम भाव के 15 जहाँ तक के शरीर का सीधा भाग देखते हैं आचार्य जी। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे। 0 डिग्री से लेके तो यूँ मान लो, चलो 15 को हटाओ, उसको 14 करो। 0 डिग्री से 14 डिग्री तक हम कौन से भाव को देखेंगे? प्रथम से सप्तम भाव का। मेरा मतलब है कि कौन सा भाग रहेगा, ये शरीर, दिमाग का कौन सा भाग रहेगा? उल्टा वाला भाग है या फिर सीधा वाला भाग रहेगा? आप कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हो। चलिए, मैं आप लोगों को एक कुंडली भी शेयर कर देता हूँ। नहीं बाकी ये आचार्य जी मस्ती वाला नहीं समझ, बाकी तो मैं समझ में आ गया है। सामने साथ लिखा नहीं है बात, तो आप ये बता दीजिए, बाकी तो मेरे को पता है आचार्य जी। आपका माइक म्यूट कर लीजिए अभी थोड़ी देर के लिए। आप लोगों को कुंडली दिखाई दे रही है? अरे खुल जा। कुंडली दिख रही है? ये दिखाई दे रही है आचार्य जी। अब मुझे ये बताइए कि इस कुंडली में चलिए 1 मिनट रुकिए अभी। मैं बोर्ड खोल लेता हूँ पहले।
देखिए ये कुंडली दिख रही है, जी आचार्य कुंडली दिख रही है। अब ये रही स्केल, ये देखिए 2 भागों में बांट दिया कुंडली को, जी है ना। अब हमें क्या करना है, जी आचार्य। ये जो 15 अंश हैं, पहले ये बताइए कि मीन राशि कहाँ पर है? मीन राशि 12वें भाव में आचार्य जी, 12वें लेफ्ट भाव साइड में, में है ना, लेफ्ट साइड में आई, हाँ लेफ्ट साइड है ये आचार्य लेफ्ट साइड में आई। जी। अब मुझे ये बताइए कि मेष राशि की शुरुआत कहाँ से होगी? मीन के बाद से ही होगी ना, जस्ट। जी जी तो 0 से लेकर के तो यहाँ तक ही आएगा ना। ये जी यहाँ से हमारी शुरुआत हो रही है, 15 अंश तक ये टीका, फिर उसके बाद में 15 अंश तक ये यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ से मीन वृषभ राशि की शुरुआत होगी और ये यहाँ तक फिर 30 डिग्री, मतलब कि इसका आधा भाग। फिर इस तरह से ये पूरा काम चलता है। फिर यहाँ से ये इस तरह से हम देखेंगे 15 अंश 15 अंश 15 अंश 15 अंश 15 अंश। तो समझ में आया? जी आचार्य। नहीं आया अभी भी? नहीं आ गया। आ गया कंफर्म? मतलब कि शुरुआत ये तो कहाँ से आचार्य हो रही है वो देखो। ये क्या हुआ? मुझे ये कम समझ में आया था, आपने बोला फिर बाद में हम थोड़ा डिटेल समझ में आएगा। इसलिए मुझे वो सब कुछ समझ में नहीं आएगी चीज तो बाकी का ये। अरे कुछ भी नहीं है, शरीर को हमने 2 भागों में बांटा। सुनिए मेरी बात सुनिए, शरीर को हमने क्या करा कि 2 भागों में हमने बांट दिया, ठीक है। शरीर को जब हम 2 भागों में बांटते हैं तो शरीर के 2 अलग हिस्से हो जाते हैं। तो एक हिस्से को हमने कहा लेफ्ट साइड का, है ना, उल्टे हाथ तरफ का, जहाँ पर उल्टा हाथ है, और एक हिस्से को हमने कहा सीधे हाथ का हिस्सा। बस ये कुंडली में वही है। कुंडली में इसी तरह से, चलिए 1 मिनट और रुकिए आप, और एक्सप्लेन करता हूँ मैं इसको भी। देखिए अब दिख रहा है आपको कुंडली, और कुंडली के बीचों बीच एक मानव शरीर है। ठीक है, अब ये किस तरह से काट रहा है? ये आधा भाग किधर की साइड जगह है? जहाँ से सप्तम भाव का 15 अंश प्रारंभ हो रहा है,
वहाँ से लेके तो प्रथम भाव के 15 अंश तक जो भाग आया वो हमारा कौन सा भाग आया? उल्टे हाथ तरफ का जो भी भाग होगा वो पूरा भाग हमारा सप्तम भाव के 16 अंश से लेके तो प्रथम भाव के 15 अंश तक आ जाता है। ठीक है। अब जैसे कि फेफड़ा है, दिख रहे हैं आपको फेफड़े? कुंडली का तो आपको खैर पता चल ही गया, कुंडली को भी हम बड़ा कर देते हैं। अब दिख रहे हैं? अब ये जैसे कि है ना, तो अब मुझे ये बताइए कि सीधा हाथ जो आपके सामने जो एक मानव शरीर है उसका सीधा हाथ आपके हाथ की तरफ किस तरफ होगा? आपका उल्टा हाथ रहेगा और उल्टे हाथ की तरफ, है ना, उल्टे हाथ की तरफ रहेगा, उसका सीधा रहेगा। आपका उल्टा हाथ उसका सीधा हाथ रहेगा। तो ये जो सीधा भाग की तरफ जो फेफड़ा है, ये जो फेफड़ा आपको दिख रहा है ये वाला, ये सीधा हाथ है ना, और सीधे हाथ की तरफ वाला फेफड़ा है। ये वाला जो फेफड़ा है ये हम किससे देखेंगे? चतुर्थ भाव से और तृतीय भाव से। क्यों देखेंगे? क्योंकि आप जब गौर से देखेंगे तो इसमें भी दो तरह के हिस्से से बटा हुआ है, बट रहा है। एक तो ऊपर और एक नीचे वाला भाग। तो इस तरह से हम देखते हैं कुंडली में कि एक तो हम ऊपर वाला जो भाग है वो किससे देखेंगे? तृतीय भाव से, और नीचे वाला भाग है वो किससे देखेंगे? चतुर्थ भाव से। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ये जो भाग आपको यहाँ पर से कटा हुआ दिख रहा है, दिख रहा है ना, एक ये वाला जो यहाँ से जो भाग होगा ये वाला हम किससे देखते हैं फिर? कभी कभी पंचम भाव से। मतलब कि कुछ कंडीशन ऐसी बैठ जाती है कि हमें पंचम भाव से भी एक जो अंतिम चरण का जो फेफड़ा होता है ना, नीचे की ओर, उस भाग का हमें विश्लेषण करना होता है, क्योंकि कभी कभी वो भी इफेक्ट डाल जाता है। जैसे कि पंचम भाव में जो ग्रह है वो स्टार्टिंग रेंज में बैठा है, मतलब कि 1-2 डिग्री में ही बैठा है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट जो है फेफड़े पर भी है ना। तो इस तरह से रहता है। समझ में आया या फिर और कुछ बता दीजिए अभी? जी गुड, आ गया? हाँ ये तो आ गया। मतलब इसमें ये देखना है हमें कि हाँ, मैं ये कह रहा था, जैसे गुरुदेव अपन जब भी इस चीज की गणना करेंगे तो हमारा जो सीधा रहेगा हाथ वो सामने वाले का उल्टा हाथ रहेगा। मतलब कुंडली जो देखेंगे वो उल्टे हाथ की तरफ उल्टे हाथ की तरफ देखेंगे। तो हमारा मतलब उसी हिसाब से देखेंगे, हमारा उल्टा उनका कुंडली का सीधा और हमारा सीधा कुंडली का उल्टा। हाँ, ऐसा ही रहता है। अब ठीक है, इसको तो हम हटा देते हैं। इसको मैंने हटा दिया। अब ये देखिए, कुंडली का जो भाग है, जैसे सप्तम भाव है, सप्तम भाव के 16 अंश से लेके तो लग्न के, नहीं ये इस तरह से नहीं होगा, ये इस तरह से होगा कि लग्न के 15 अंश से लेके पीछे की ओर जाना है आपको, है ना। पीछे की ओर मतलब घटते क्रम की ओर जाना है। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, इस तरह से पीछे की ओर जाना है। यहाँ से हम चलेंगे इस तरह से चल के, और यहाँ से लेके तो यहाँ तक उल्टे क्रम में हमें चलना होगा, क्योंकि जब सूर्य होता है वह दिन, मतलब कि ये वाला जो भाग है यहाँ से लेके तो यहाँ तक का ये दिन का भाग है, और यहाँ से लेके तो शाम शाम रात 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 रात, और ये सुबह हो जाती है।
मतलब कि ये जो बीच वाला जो भाग होगा ये हमारे उदय का भाग होता है। लग्नोदय होता है ना, जब सूर्योदय होता है उसे ही लग्नोदय कहते हैं। तो यही है। दिन वाला भाग हम कहाँ से देखेंगे? उल्टे हाथ तरफ वाले तरफ से, ठीक है। और रात वाला भाग हम देखेंगे सीधे हाथ तरफ वाले से। इससे हम जैसे कि किसी किसी की मात्र कुंडली शेष बस रही है और उसके पास में समय वगैरह है नहीं कि कब का जन्म है ये, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कब का जन्म है। जैसे 10वें भाव में बैठा हुआ ग्रह है, सूर्य है। सूर्य को देखना है केवल हमें, है ना। सूर्य से ही दिन और रात का पता चलेगा। सूर्य है तो सूर्य बैठा हुआ है यहाँ पर 10वें भाव में, माना हमने। तो ये कौन सा भाग होगा? दिन का बीच वाला, है ना। यहाँ से लेके तो यहाँ तक का जो भाग है ये बीच का भाग है, 10वें भाव। तो मध्य में उस समय सूर्य होगा, यानी कि 12 बजे के आसपास का जातक का जन्म होगा। और भी हम धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे और भी चीज़ें सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका, समझ में आया या फिर नहीं आया? आ गया? नहीं आ गया, कुछ तो आ गया। कुछ तो आ गया, मतलब कि थोड़ा सा अभ्यास और करना आप। ठीक है। हाँ तो प्रांजल जी बताइए आगे का क्या है? अच्छा जी, आगे का लिखा है द्वादश भाव के कार्य तत्व। कारकत्व, अच्छा ये लिखवाए हैं। नहीं, फिर आपने कहा था जो हमने व्हाट्सएप पे भेजा उसको फिर लिख लेना आप। हाँ तो उसको डायरेक्टली लिख लेना आप लोग, ठीक है। फिर इसके बाद आचार्य जी लिखवाए थे आपके ग्रहों के उच्च राशि और नीच राशि। हाँ, ग्रहों की उच्च राशि लिखेंगे। शायद आपने नहीं लिखा है ना, ये हमने कल ही लिखवाया है, मतलब आज से पहले जो कक्षा लगी थी। 26 तारीख को। माइक म्यूट कर लीजिए। क्योंकि उच्च राशि और नीच राशि से लिख रखी है गुरुदेव, लिख रखिए। लेकिन उसके पहले उसके पहले अपन ने ये लिखवाया था राशियों की जाति। जैसे इसके बाद में आपने जो हाँ, राशियों की जाति रह गई है ना। हाँ, एक बार मैं वो भी बता देता हूँ। जी जी। राशियों की जाति जानने की विधि कुछ इस प्रकार से है। मेष आदि राशियां क्रमशः पुरुष तथा स्त्री जाति की होती हैं, ठीक है। या फिर कहा जाए तो जो भी विषम राशि है वो सभी पुरुष जाति की होती हैं और सम राशि स्त्री जाति की होती हैं, स्त्री जाति की, ठीक है। उसके बाद में आपने फिर ये भाव लिखवाए थे गुरुदेव, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, पंचम भाव, द्वादश भाव। और भावों के बारे में है ना, किस भाव से क्या क्या देखते हैं, वो जो हमने आपको व्हाट्सएप कर रखा है ना, वो ऐसा कैसा ही लिख लेना, जी है ना। और उसके बाद में उच्च राशि निम्न राशि, बस उच्च राशि और नीच राशि आ आखिरी में लिखो। एक बार मैं इसको भी बता देता हूँ, उच्च राशि कौन कौन सी हैं और नीच राशि कौन कौन सी हैं। तो सूर्य की उच्च राशि होती है मेष राशि और नीच राशि होती है तुला राशि। चंद्रमा की उच्च राशि होती है वृषभ राशि और नीच राशि होती है वृश्चिक राशि। मंगल की उच्च राशि होती है मकर, नीच राशि होती है कर्क। बुध की उच्च राशि होती है कन्या,
नीच राशि होती है मीन, गुरु की उच्च राशि होती है कर्क, नीच राशि होती है मकर, और शुक्र की उच्च राशि होती है मीन राशि, और नीच राशि होती है तुला राशि। शनि की उच्च राशि होती है तुला राशि, और नीच राशि होती है मेष राशि। राहु की उच्च राशि लिखवाई है वृषभ राशि और मिथुन राशि, और इसकी नीच राशियां होती हैं वृश्चिक और धनु राशि। केतु की उच्च राशि होती है वृश्चिक और धनु, और नीच राशि होती है वृषभ मिथुन। ठीक है। अच्छा गुरुदेव, थोड़ा सा इसमें जैसे ये नोट बताइए आप कि जैसे सूर्य की उच्च राशि मेष और मेष और नीच राशि तुला, तो इसका क्या विश्लेषण किस हिसाब से करेंगे, मतलब क्या जैसे कि उच्च राशि में बैठा हुआ है ना। उच्च का अर्थ होता है कि अच्छी जगह है, और उसका प्रभाव कैसा है। उच्च का अर्थ क्या होता है, जैसे बोलते हैं उच्च रक्तचाप, तो हाई, उच्च का मतलब क्या होता है हाई, तो उसकी जो पावर है वो कैसी हो जाएगी, हाई हो जाएगी। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लो सूर्य जो बैठा है उदाहरण के तौर पे मेष राशि में बैठा है, ठीक है, वो तो उच्च हो ही गया, ठीक है, लेकिन जैसे सूर्य अगर तुला में बैठे रहेगा तो फिर मतलब उसका प्रभाव कम हो जाएगा। हाँ, उसका प्रभाव कम हो जाएगा। और ये भी देखना है में लग्न में उच्च और नीच के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि जिसमें जैसे कि मेष राशि है तो सूर्य का तो मित्र जो मंगल है वो तो मित्र है, सूर्य का मंगल मित्र है, और शुक्र कैसा है, शत्रु है ना। तो इसी तरह से हमें ये देखना है कि शत्रु है तो उसकी हानि भी कर देगा, उसका प्रभाव भी वो कम कर देगा। यानी कि जातक को, क्योंकि सूर्य के द्वारा ही मान सम्मान देखा जाता है, क्योंकि वो उच्च पद प्रतिष्ठा का सवाल होता है, कारकत्व होता है, वो सूर्य ग्रह वो सम्मान देने का काम करता है, सम्मान है ना, सम्मान देता है। तो उस अगर शत्रु की राशि में बैठ जाए, धनु राशि या फिर मीन राशि में जाकर के बैठ जाए, है ना, और शत्रु की राशि में या फिर नीच राशि में जाकर के बैठ जाए, तो इसका प्रभाव क्या होगा कि जातक को कई बार अपमान झेलना पड़ता है ना। और सूर्य से संबंधित जो चीज़ें हैं, हृदय आ गया तो हृदय संबंधित रोग अगर कुछ ज़्यादा ही प्रभावित है, उसके साथ साथ चतुर्थ भाव भी अगर प्रभावित है, तो हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम। इस तरह से उच्च रक्तचाप है ना, ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, लो हो जाना, अगर कमज़ोर होगा तो लो हो जाएगा। मैं ये पूछ रहा था, जैसे कि अगर अपने पास एक कुंडली हो और उसमें थोड़ा सा आप हमें एक बार समझा देते तो क्या थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। चलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को। अभी क्या चल रहा है, अप्रैल, जैसे कि अभी अप्रैल है ना, तो मेष राशि में सूर्य आ चुका है, तो वर्तमान का ही निकाल लेते हैं अभी। जी जी। ब्यावरा, हाँ, केवल उदाहरण के स्वरूप में आप लोगों को बता रहा हूँ, इसका एग्जैक्ट मतलब नहीं होगा, जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें और भी
है ना? जी जी दिख रही है कुंडली? ठीक है सर। अब जैसे कि सूर्य बताइए कौन से भाव में है? 12वें भाव में। 12वें भाव में। 12वें भाव। सूर्य बैठा हुआ है 12वें भाव में, कितने अंश पर है? 15। 15 अंश पर, है ना, 15 डिग्री पर जी बैठा हुआ है। तो सूर्य यहाँ पर है, मेष राशि में है, ठीक है। तो सूर्य मेष राशि में बैठने पर क्या हो जाएगा? उच्च का होगा कि नीच का होगा? उच्च का हो गया। ये किसकी है? मित्र ग्रह की राशि में बैठा हुआ है कि शत्रु की राशि में बैठा हुआ है? मित्र ग्रह की राशि में बैठा हुआ है। किसकी राशि में गुरुदेव? उच्च राशि, मित्र की राशि में बैठा हुआ है ना, मतलब मेष राशि का जो स्वामी है जिसमें वो बैठा हुआ है, उस राशि का स्वामी ग्रह कौन है वो देखो। तो और उस ग्रह का संबंध उस स्वामी राशि स्वामी ग्रह के साथ में किस तरह का है? शत्रुता का है, सम का है, या मित्रता का है? मंगल। मंगल है तो मंगल से मित्रता है, मतलब सूर्य की मंगल से मित्रता है, मित्रता है ना। मतलब कि सूर्य मंगल को अपना मित्र समझता है, मित्र मानता है। जी। तो इसका प्रभाव कैसा होगा? अच्छा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। अब जो लेकिन भी इसमें सूर्य, गुरुदेव जैसे आप शुक्र हाँ शुक्र भी है इसमें। और बृहस्पति अगर इसके साथ में बैठ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ऊपर से शुक्र भी इसके साथ में है। अब ये भी हमें देखना है कि बृहस्पति और शुक्र है, और ये दोनों कौन है? प्रकांड विद्वान ग्रह, ठीक है। दोनों एक साथ होकर के बैठे हुए हैं, हालांकि शुक्र अस्त है। और ग्रहों की अवस्थाएं लिखवा दी आपको? नहीं लिखते, ग्रहों की अवस्थाएं भी लिखवाई होगी शायद। अवस्था नहीं कुमार अवस्था, बाल्यावस्था, नहीं लिखो। नहीं अभी नहीं लिखवाई है। तो चलिए पहले आपको समझा देता हूँ। तो अभी 29 डिग्री पर बृहस्पति बैठे हुआ है, हालांकि कमजोर है ना, मृत अवस्था में ये है। तो बृहस्पति ज्ञान का भी है, किस तरह का ज्ञान? आध्यात्म ज्ञान। और शुक्र ग्रह किस तरह का है? ये भी ज्ञान है, लेकिन किस तरह का ज्ञान का है? ये मॉडर्न टाइप का, है ना, जो आधुनिक ज्ञान है उसका कारक ग्रह है। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना, यानी कि जातक को प्रकांड विद्वान बनाना है, और एकदम से व्यक्ति विद्वान बन जाता है, पंडित बन जाता है। जैसे पंडित बोलते हैं, पंडित को ही क्या बोलते हैं? विद्वान। जैसे डॉक्टर लगाता है, जब पीएचडी हो जाती है तो उसके आगे क्या लग जाता है? डॉक्टर। बस उसी तरह से डॉक्टर को ही हिंदी में क्या बोलते हैं? पंडित, ठीक है। कि बड़ा पंडित बना फिर रहा है, बोलते हैं ना, बड़ा पंडित बना फिर रहा है, मतलब बड़ा विद्वान बना फिर रहा है, ज़्यादा ही अपना ज्ञान बांट रहा है। तो ये है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो ये है। सूर्य और शुक्र की जब हम बात करते हैं तो ये भी बहुत अच्छा है, कोई इसमें खराबी भी नहीं है। हालांकि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे कि सूर्य के जो प्रभाव हैं। क्या हुआ? सूर्य तो शुक्र का शत्रु है। लेकिन ये भी देखिए ना कि एक तो सूर्य उच्च का होकर के बैठा हुआ है। अब ये आप ये देखिए कि
शुक्र मंगल को अपना मित्र समझता है कि शत्रु समझता है कि सम समझता है? मित्र। शुक्र ग्रह। कौन? शुक्र। शुक्र। अच्छा शुक्र। शुक्र मंगल को सम समझता है। शुक्र मंगल को सम समझता है ना? तो शुक्र जो है यहाँ पर बैठ करके अपना प्रभाव कैसा देगा? सम टाइप का, यानी कि अच्छा भी देगा और कुछ बुरा भी देगा। यानी कि सीधा सीधा अर्थ क्या निकल रहा है? और साथ में सूर्य, पहले तो ये देखिए सूर्य उच्च का है। दूसरी बात, अच्छी बात ये है कि बृहस्पति के साथ में है, तो बृहस्पति जो है बुरा प्रभाव नहीं दे पाएगा। मतलब कि जो नेगेटिविटी होगी वो उसको दूर करने का प्रयास करेगा जहाँ तक उसके बस में हो सकेगा। और ये भी देखिए कि शुक्र अस्त है। जब कोई सा ग्रह अस्त होता है, अस्त होने का अर्थ क्या होता है कि सूर्य के अत्यंत निकट होना, या फिर किसी भी प्रकाशवान, अधिक प्रकाशवान वस्तु के सामने, जैसे क्या कहा जाए इसके बारे में कि सूर्य के सामने आपने एक बल्ब लटका रखा है ना? तो बल्ब का क्या कोई प्रभाव रहेगा? या फिर कहा जाए तो एक बर्फ की सिल्ला है ना? एक बर्फ का टुकड़ा है, उसको मैंने सूर्य के सामने रख रखा है, तो क्या वो ठंडक दे पाएगा? क्या नहीं दे पाएगा? बताइए। नहीं देगा ना? ठीक इसी तरह से जो शुक्र के पास में क्या है कि खुद की वो एक मतलब कि चमक होती है, वो जो है सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। जैसे कि और भी एक उदाहरण से हम समझ लेते हैं। जैसे हमें कोई सी वस्तु दिख रही है, तो वो हमें दिख क्यों रही है? वो सूर्य के प्रकाश से दिख रही है या फिर किसी भी प्रकाशित वस्तु से दिख रही है, ठीक है? तो जब वो उसके पास में चली जाएगी तो क्या हमें दिखाई देगी? क्या अधिक प्रकाशवान वस्तु के सामने नहीं दिखाई देगी। ठीक इसी तरह से उसका प्रभाव कुछ नहीं रह पाता है। तो शुक्र का अस्त होना ही क्या हो जाएगा? प्रभावहीन, है ना? उसका प्रभाव वो नहीं दे पाएगा, हालांकि थोड़ा दूर है, अस्त भी है। अच्छा गुरुदेव, एक थोड़ा सा क्वेश्चन था। जैसे इसमें तो लिखा हुआ है कि बृहस्पति 29 डिग्री पे है, सूर्य 15 डिग्री पे है, शुक्र 5 डिग्री पे है। लेकिन अगर किसी कुंडली में अगर ये चीजें नहीं लिखी है तो फिर उसको अपन कैसे डिग्री निकालेंगे? नहीं, कुंडली में लिखा हुआ रहता है। देखिए सुनिए मेरी बात, जब आप कुंडली को पूरा देखोगे ना, कुंडली की एक कॉपी रहती है, कॉपी टाइप की, जिसमें 5 से 7 पेज होते हैं, या फिर अगर बड़ी अगर होती है तो उसमें 15 पेज भी हो सकते हैं, 20 पेज भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं। तो उसमें अलग से लिखा हुआ रहता है, एक अलग से पेज रहता है जिसमें ग्रहों के अंश आदि लिखे हुए रहते हैं, है ना? राशि अंश आदि लिखे हुए थे, अंश कला विकला। तो उसको हमें वहाँ पर उस पेज पर पहले जाना पड़ता है और उसको देखना पड़ता है। और ग्रह कब अस्त होता है, कब वक्री होता है, क्या है क्या नहीं है, ये सब गणित की चीज़ें हैं। तो इसको भी मैं बता दूंगा आप लोगों को कि कब और अस्त होता है और कब कितनी डिग्री पर होने पर अस्त होता है और कितनी डिग्री होने पर उदय हो जाता है। मतलब कि सूर्य के कितना डिग्री निकट रहेगा तो अस्त रहेगा, है ना? जैसे कि कुछ किसी का बिंब के अनुसार होता है ये मान। वैसे जैसे कि बिंब अगर छोटा है तो क्या होगा? अंश आदि उसके ज़्यादा नहीं रहेंगे। बिंब अगर बड़ा है तो अंश आदि मान उसका ज़्यादा रहेगा। अच्छा, इसमें जैसे कि ये शुक्र के पास एज लिखा हुआ है, मतलब 05 डिग्री के बीच में जो एज लगा हुआ है, इसका क्या अर्थ निकलता है?
हेज लगा हुआ है तो इसमें आप देखिए ग्रह स्थिति के ऊपर ग्रह स्थिति लिखी हुई है, बीच में देखिए आप, जी है ना, जी यहाँ जी पर लिखा हुआ है हेज। हाँ हेज ठीक का है, अर्थ क्या आ है? गए अस। आ गए आ गए आ गए और समझ गए। स्टार है तो स्टार का मतलब हो जाएगा वक्री। ठीक, ओके। ठीक है। बकरी हम्म। मतलब चलता हुआ। जी वक्री जी मतलब उल्टी गति से चल रहा है। ठीक है जी ठीक है। और कुछ जी। जानना आ है? गया कुछ दोस्तों। हाँ, सबको रात को भूख लगी ठीक है। इतने होने बाद आज रात को 8 बजे वापस से पुनः कक्षा रहेगी, जो कि अगले 5 दिनों तक चलेगी। जी ठीक है। तो प्रतिदिन 8 से 9 की कक्षा में उपस्थित होना है, तो आज भी आप लोगों को कक्षा में उपस्थित होना है, तो समय का ध्यान ठीक है रखें। दोस्त। ठीक है। राधे राधे। ओ राधे राधे।